हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है आखिर भारत में कैसे और कहां से आए इतने विकसित विमानों का ज्ञान। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। और जो चैनल का नाम है वो साइंस एंड मिथ है। तो आप यहाँ पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। क्या आप जानते हो ये क्या है? ये है त्रिपुरा विमान। ये दूसरी इमेज को देखिए, ये है रुक्मा विमान। इस वाली इमेज को देखिए, ये है पुष्पक विमान। और ऐसा माना जाता है कि इसी तरह के कई सारे विमान या फिर प्लेन्स हमारे एंशिएंट इंडिया में मौजूद थे। ऐसा भी माना जाता है कि जिस साइंटिफिक रिसर्च और जिन साइंटिफिक मॉडल पर आज हम वर्क कर रहे हैं, उन सब के ट्रेसेस, उन सब के एविडेंस हमको एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलते हैं। फिर चाहे बात हो क्वांटम फिजिक्स की या फिर स्ट्रिंग थ्योरी की, इन सब के ट्रेसेस हमको एंशिएंट इंडियन साइंस में देखने को मिलेंगे। आप ये जो नक्शा देख रहे हो, ये खाली भारत का नक्शा नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ा हुआ है विज्ञान का एक अद्भुत सफ़र। अगर आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करो तो आप पाओगे कि एंशिएंट इंडिया में साइंटिफिक ट्रेडिशन और साइंटिफिक नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हुई आई है। अगर आप वैदिक पीरियड से ही डेटा उठाओ तो आप पाओगे कि साइंस में हमारी नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती हुई आई है। लेकिन फिर एक सडन डाउनफॉल हुआ, जिसके बाद से हमारा साइंटिफिक डाटा कहीं पर लॉस्ट हो गया, कहीं पर गायब हो गया। अब जहाँ जहाँ पर साइंस की बात होती है, वहाँ पर कई सारी मिथ्स भी जन्म ले लेती हैं। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम एंशिएंट इंडियन साइंस की रियलिटी के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारे इंडियन साइंस में कितनी रियलिटी है और कितने मिथ्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना ही मैं एंशिएंट साइंस को गलत बता रहा हूँ और ना ही अपने अकॉर्डिंग उनको सही बता रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट और फैक्ट्स रखूँगा, आप खुद ही ये डिसाइड कीजिएगा कि क्या रियलिटी है और क्या मिथ्स हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या एंशिएंट इंडिया में फ्लाइंग मशीन या फिर विमान मौजूद थे? वर देयर आर फ्लाइंग मशीन इन एंशिएंट इंडिया? तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि हमारे एंशिएंट इंडिया के संतों ने वैदिक पीरियड में करीब 7000 साल पहले ही एयरप्लेन्स और फ्लाइंग मशीन को इन्वेंट कर लिया था। ये प्लेन सभी दिशाओं में घूम सकते थे, आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में मूव कर सकते थे। ये फ्लाइंग मशीन सोलर एनर्जी, मरकरी वेपर और जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा मौजूद है उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। और यही नहीं, इन विमानों में इतनी ताकत होती थी कि ये अंतरिक्ष में भी सफ़र कर लेते थे। विमानों के लिए एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ प्लेन्स की हाइट तो 200 फीट से भी ज़्यादा थी। इनफैक्ट सुंदर विमाना, जिसकी रफ्तार 12,800 मील प्रति घंटा थी, वो लगभग 5 मंजिलों जितना ऊंचा था। और ये सुंदर विमान में हाथी और गाय की यूरिन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ये एक किताब में लिखी हुई है जिसका नाम है विमानिका शास्त्र, जो कि हमारे एक पौराणिक ऋषि महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बेंगलोर के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 5 वैज्ञानिकों ने इस बुक की एक डिटेल एनालिसिस की, जिनमें शामिल थे प्रोफेसर GS मुकुंद, SM देश पांडे, HR नागेंद्र, A प्रभु और SP गोविंदराज। इन 5 वैज्ञानिकों की टीम ने इस किताब को काफ़ी अच्छे से रीड किया, इस पर काफ़ी डिटेल में एनालिसिस की और उन्होंने इस पर अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क ऑफ विमानिका शास्त्र। और ये आर्टिकल 1974 में पब्लिश हुआ था। उनके इस रिसर्च पेपर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके इस रिसर्च को पढ़ सकते हो। उन्होंने अपनी इस केस स्टडी में यह साबित किया कि विमानिका शास्त्र 7000 साल पहले नहीं लिखी गई, बल्कि सबसे हैरानी की बात यह है कि इस किताब को एक संस्कृत स्कॉलर सुब्राया शास्त्री ने सन 1923 में लिखा था और सन 1951 में इस बुक को पब्लिक किया गया श्री AM जॉयसर के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल संस्कृत अकेडमी ऑफ मैसूर के फाउंडर थे। इस बुक में जितने भी स्केचेस थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे स्केचेस श्री अलप्पा के द्वारा बनाए गए थे, जो कि बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ड्राफ्टमैन की तरह काम करते थे। और उन्होंने इन स्केचेस को विमानिका शास्त्र के इंग्लिश एडिशन में डाला ईयर 1973 में। मतलब जिस किताब को हम 7000 साल पुराना समझ रहे थे, वो मुश्किलों से 100 साल ही पुरानी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी साबित किया कि हमारे एंशिएंट इंडियन साइंस में जितने भी प्लेन्स को दर्शाया गया है, वो एरोडायनेमिक्स और न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चल ही नहीं सकते। इनफैक्ट उनको उड़ाना पॉसिबल ही नहीं है, और अगर उनको किसी तरह मैन्युफैक्चर कर भी लिया गया तो उनका एक्सीडेंट होना पक्की बात है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब ऋग्वेदा भाष्य भूमिका में यह साबित करने की कोशिश की
कि इंडिया में फ्लाइंग मशीन वैदिक पीरियड से ही मौजूद थी और इन फ्लाइंग मशीन को एक मंत्र के द्वारा भी बुलाया जा सकता है। और वो मंत्र क्या है वो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया गोइंग फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर विद दिस क्राफ्ट इन 3 days एंड नाइट। मतलब उन्होंने ये ट्रांसलेट किया कि उन विमानों से आप 3 दिन और रात में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाओगे। यानी कि स्वामी दयानंद इस मंत्र में एयरक्राफ्ट को देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर सयानाचार्य जो कि एक संस्कृत स्कॉलर और वेदास पर अपनी कमेंट्री जो कि वेदों को एलैबोरेट करके बताते थे, उन्होंने इस श्लोक का कुछ और ही ट्रांसलेशन किया और वहाँ से ये बात साबित होती है कि स्वामी दयानंद ने इसको गलत ट्रांसलेट किया। चलिए अगर हम ये मान भी लें कि एंशिएंट टाइम में ऐसे प्लेन्स और विमान हुआ करते थे, तो अभी तक हमको उनका कोई भी एक एविडेंस क्यों नहीं मिला? कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको अभी तक नहीं मिला। मतलब अगर वह प्लेन सही में एग्जिस्ट करते थे तो अभी तक हमको उनके इंजन्स के फ्रैगमेंट या फिर विंग्स या फिर उनके अंदर के कोई भी कंपोनेंट मिलने चाहिए थे, लेकिन हमको अभी तक एक सिंगल ब्रोकन पीस तक नहीं मिला। और हाँ, अगर हमारे पास ऐसे प्लेन्स और मॉडर्न मशीनरी मौजूद थी तो फिर हम इन्वेडर्स को क्यों नहीं रोक पाए? इन सब सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि एयरप्लेन जैसे टेक्नोलॉजिकल मार्वल का आइडिया ऐसे ही नहीं आ जाता, बल्कि उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज एरोडायनेमिक्स की फील्ड में, मेटलर्जी की फील्ड में, थर्मोडायनेमिक्स की फील्ड में काफ़ी डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि फ्लाइंग मशीन्स को वर्क करने के लिए हमारी नॉलेज इन फील्ड्स में ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ से ये बात साबित होती है कि एंशिएंट इंडिया में एयरक्राफ्ट का होना साइंस नहीं बल्कि एक मिथ है। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि एंशिएंट टाइम में हमारी थर्मोडायनेमिक्स और एरोडायनेमिक्स इतनी एडवांस थी। जबकि विमानिका शास्त्र ये किताब हमको कहती है कि नहीं, ऐसे विमान हुआ करते थे। रुक्मा विमान, सुकमा विमान, त्रिपुरा विमान, सुंदरा विमान, इन सब के एविडेंस आपको इस किताब में मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ प्लेन्स में एलिफेंट और काऊ की यूरिन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हो तो आप पाओगे कि इन चीज़ों को फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल करना कैसे पॉसिबल है? मरकरी वेपर्स पर लोग सवाल उठा सकते हैं कि इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नहीं किया जा सकता। क्योंकि मरकरी के वेपर्स ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करने पर कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं करते। ऐसे ही एटमॉस्फेयर की हवा को भी फ्यूल की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात सही है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हवा फ्यूल को जलाने में मदद करती है, लेकिन हवा को खुद फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सोलर एनर्जी, हाँ हम ये बात मानते हैं कि सोलर एनर्जी हमको पावर देती है, लेकिन जिस रेट से सोलर एनर्जी अर्थ की सरफेस पर इंसिडेंट होती है, लगभग 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कि वह एयरक्राफ्ट को पावर दे दे, वो भी मेटल से बने हुए। अगर आप विमानिका शास्त्र के इस एयरक्राफ्ट को देखो तो आपको यहाँ पर प्रोपेलर्स दिखेंगे। जैसे कि रॉकेट में प्रोपेलर्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको ये प्रोपेलर्स दिख रहे होंगे। चलिए अगर हम ये मान भी लें कि वैदिक पीरियड में हमने ये प्रोपेलर्स बना भी लिए थे, पर ये वैक्यूम में कैसे वर्क कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो फिर एयरक्राफ्ट एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर कैसे चले जाया करते थे? और सबसे बड़ी बात, ऐसा माना जाता है कि इस बुक का डेटा 7000 साल पुराना है, जबकि आज की साइंस हमको बताती है कि 7000 साल पहले इंसान स्टोन एज में मौजूद था। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आपके सामने है कि साइंस क्या कहती है और ये बुक हमको क्या बता रही है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लेन्स वाकई में मौजूद हों, कुछ विमान वाकई में एंशिएंट इंडिया में मौजूद हों, जिनका वर्किंग प्रिंसिपल हमारे साइंस के सभी लॉज को फॉलो करता हो। बट अगेन उनका वर्किंग प्रिंसिपल, उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपने दोनों पॉइंट्स को रख दिया, एक तरफ साइंस भी और दूसरी तरफ वो बुक हमको क्या कहती है। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या रियलिटी है और क्या मिथ है। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और IISc के रिसर्च पेपर की डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस रिसर्च पेपर में इस बुक में जितने भी प्लेन्स मौजूद हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया है, एरोडायनेमिक्स के लॉस के साथ बताया गया है कि क्यों ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकते। तो ये था एंशिएंट इंडियन साइंस रियलिटी वर्सेस मिथ का पहला एपिसोड। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे ही और भी पार्ट्स बना सकता हूँ। फिलहाल बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और थोड़ा कंफ्यूज में डाल दिया कन्फ्यूजन में, क्योंकि अब जैसे इन्होंने बोला कि भाई साइंस तो ये कह रही है कि 7000 साल पहले यहाँ पे जो स्टोन एज थी, मतलब स्टोन एज ना उधर की तरफ थी, ये क्या बोलते हैं आपके वेस्टर्न की तरफ, वहाँ पे रहते थे इस तरीके के लोग। 5000 6000 साल पहले हड़प्पा संस्कृति, मतलब यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, ये सारी चीज़ थी। यहाँ पे जो इधर की तरफ ये जो एरिया था ये पूरी तरीके से विकसित था। और 7000 साल पहले ये जो थी यहाँ पे श्री राम जी जो ये इस टाइम पे जो पूरा सारी चीज़ें थी यहाँ पर, और उसमें जो पुष्पक विमान का उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर ये बातें इनको लगता है कि भी स्टोन एज था उस टाइम पे, तो स्टोन एज था, तो आप ये बताइए कि जो आपका जो राम सेतु बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया है? स्टोन एज में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं होता था। ठीक है, द्वारका जो थी वो इस तरीके से पूरी उसमें समुद्र में मिली है, वो कैसे पॉसिबल थी? ठीक है, और ये जैसे स्टोन एज की बातें करते हैं, रेडियो एक्टिव्स भी मिलते हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र में जाते हैं, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम पे, तो वहाँ पे वो मिलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, रेगिस्तान में उधर भी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा कैलाश पर्वत है, सॉरी कैलाश मंदिर है, ये किस तरीके से बना था अगर साइंस नहीं थी तो? ठीक है, तो ये सवाल के भी जवाब चाहिए कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, कि भाई अगर मान लो कोई नॉलेज ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो कैलाश मंदिर बनना तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, उसके लिए भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए ना। तो ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वो जो है जब इन्वेडर्स यहाँ पर आए तो बहुत सारी चीज़ें हमारी गायब हो गई। ठीक है, बहुत सारी बाहर चली गई, उन्होंने अपने नाम कर लिए वो सारी चीज़ें और अपना नाम दे दिया। ठीक है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ का भी बताते हैं, न्यूटन्स लॉ का बताते हैं, वो भी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हमारी उसमें लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ के बारे में, उन्होंने अपना नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ से वो एक्सप्लेन कर दिया था, संस्कृत का जो भी था उन्होंने एक्सप्लेन अपना नाम दे दिया, जबकि ये पहले से ही ये अवेलेबल है। अगर आप पुरानी बुक्स देखते हैं हमारी तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रमेय के बारे में बताते हैं, प्रमेय भी इंडिया की थी, कणाद कोई ऋषि थे, उनके नाम से एक प्रमेय थी जिसको पाइथागोरस प्रमेय का नाम दे दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अपना नाम दे दिया गया है, और वो इंडिया से ही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं बहुत सारी, जैसे तंत्र मंत्र की बात बताती हूँ मैं। बहुत सारी ऐसी तंत्र मंत्र विद्याएं जिसमें आप आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, वो सब इंडिया में थी। लेकिन जब यहाँ पे लोग इन्वेडर्स आए थे, या फिर संस्कृति को धीरे धीरे वो जब बाहर गई, उन लोगों ने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी, और घूम फिर के वो यहाँ पर आ रही है उन्हीं के नाम से ही। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अब इसमें बताते हैं, अब वो जो राइट ब्रदर्स था, राइट ब्रदर्स ने बताया था कि भाई हमने सबसे पहले वो बना के उड़ाया, जबकि वो जो एक कौन थे, तलपड़े पता नहीं कुछ ऐसी नाम था, जो इंडियन थे। ठीक है, उन्होंने विमान बनाया था पुष्पक, मतलब उन्होंने उसमें से जो वेद वगैरह थे किसमें था उसमें से देख के बनाया था, और वो उड़ भी गया था इतनी ऊंचाई पे। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो उसी में से बनाया था ना, तो ये तो फिर इन्होंने अपना नाम ले दिया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहती कि ये सही है या गलत है, क्योंकि जब तक सर्च नहीं करते हैं हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ परफेक्ट है। हम औरों की तरह नहीं बोलते कि सब कुछ जो बोल दिया परफेक्ट है। हम हर चीज़ में तर्क वितर्क करना भी पसंद करते हैं, अगर सही को सही कहना भी हम जानते हैं, और जो सही को सही कहता है और तर्क वितर्क करते हैं वही संस्कृति आगे बढ़ती हैं, जो रिफॉर्म करते हैं। और ये नहीं कि भाई हम तो परफेक्ट हैं, और वो मिट जाते हैं जो परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि जो परफेक्ट बोलते हैं खुद को, उसी दिन से उनका पतन शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें जैसे आए हैं, और आप बताइएगा आपकी क्या राय है। मुझे तो नहीं लगता है, जैसे इन्होंने बोला है कि 7000 साल पहले तो स्टोन एज थी, ऐसा नहीं था। 7000 साल अगर मान लो वो वहाँ तक विकसित नहीं हुए थे तो वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, यहाँ पे विकास था, यहाँ पे डेवलपमेंट थी, यहाँ पे काफ़ी जो ये है काफ़ी कई हज़ार साल पुराना है ये। ठीक है, और ये जो है जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, जम्बूद्वीप। ये जब आप पढ़ोगे पूरा भारत के बारे में तो तब पता चलेगा, रशिया तक था ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमसे छुपी हुई हैं, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। हमने पढ़ाई क्या है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। इन 70-75 सालों में हमने कभी अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ा, ना किसी चीज़ के बारे में पढ़ा है, हमने सिर्फ वेस्टर्न के बारे में पढ़ा है। हमारी संस्कृति को, हमारी इन सब चीज़ों को नीचे दबाया गया, कभी गवर्नमेंट ने उनको आगे नहीं आने दिया, कभी प्रमोट नहीं किया।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। अब धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और आप बताइएगा आपको क्या लगता है ये वीडियो देख के, आप अपनी राय बताएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको रिएक्शन पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।